नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैथमेटिक्स में हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम डेली के 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10 क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जो 2025 में और 2026 में जो रेलवे के पेपर्स हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट जो क्वेश्चंस हुए उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास है, किससे रिलेटेड है आपके पास है? सर हमारे पास में समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, पहले समबाहु त्रिभुज का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्या समझेंगे? जैसे कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, इसकी ऊंचाई कैसे निकाली जाती है, इसका एरिया कैसे निकाला जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो समबाहु त्रिभुज में मान लीजिए आपके पास है ये लंब दे रखे हो, P1 P2 P3 दे रखे हो, और जब आपसे एरिया पूछा जाए तो हम क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। तो इसी तरीके से मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप हमने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है उस सीरीज का नाम है आपके पास है टॉप 10 सीरीज, जिसमें हम आज 4 नंबर की सीरीज सॉल्व करेंगे। इस बात को ध्यान रखिए, स्टार्टिंग की सीरीज आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बे क्वेश्चंस लिए जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं और आपने रेलवे का पैटर्न अच्छी तरीके से समझ लिया है कि रेलवे क्या करता है कि जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया आपके पास है तो उसी टाइप का लगभग पूरी साल निकाल देता है, उसी टाइप के क्वेश्चन देता है पूरी साल में। चाहे रेलवे का कोई सा पेपर हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे आपके पास एनटीपीसी हो, कोई सा भी पेपर हो। तो चलिएगा बगैर टाइम खराब किए अब हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास का ये आपके पास है फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप, क्या क्वेश्चन है आपके पास है? क्वेश्चन हमारे पास है यह कि एक समबाहु त्रिभुज के एक आंतरिक बिंदु से इसकी तीनों भुजाओं पर 3 लंब खींचे गए हैं। कितने लंब खींचे गए? 3 लंब खींचे गए हैं जिनकी लंबाई क्रम से 12.7 सेंटीमीटर, 14.8 सेंटीमीटर और 11.5 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का एरिया बताइएगा। ये आपके पास है क्वेश्चन है। कहने का मतलब क्या है सर, ये हमसे क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। हमारे पास है क्या है सर? हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाएं समान रहती है, नाम से ही आपको पता चल रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है आपके पास है कि यहाँ से एक लंब डाला गया है, यहाँ से आपके पास है देखिएगा, यहाँ से एक लंब है, यहाँ से है और यहाँ से है, और इनके मान दे रखे हैं, इसका अलग मान है, इसका अलग मान है, इसका अलग मान है। और आपसे ये कहा है कि अब आप इसका एरिया बताइएगा। अब आप इसका क्या बताइएगा? एरिया बताइएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले एक बार थोड़ा सा समबाहु त्रिभुज के बारे में समझ लेते हैं कि आखिरकार समबाहु त्रिभुज होता क्या है। देखिएगा, समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती है तथा सभी आंतरिक कोण 90 डिग्री के होते हैं। जैसे ये आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि पहला पॉइंट क्या है कि सभी भुजाएं बराबर होती है, और आंतरिक कोण यानी कि पहला कोण, दूसरा कोण और ये तीसरा कोण है। ये बीच में अगर हम बात करें, ये हमने इसकी हाइट निकाली है। ये क्या है सर? ये हमारे पास है इसकी हाइट है। तो इस तरीके से आपके पास एक समबाहु त्रिभुज की आकृति है। अगर आप हाइट को हटा दोगे तो समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। वैसे भी ये आप हाइट को हटा करके देखोगे तो ये आपके पास है, ये है पर्टिकुलर समबाहु त्रिभुज। तो लेकिन हमने इसमें एक हाइट डाल रखी है अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपको परिमाप निकालना है। परिमाप किसे कहते हैं सर? जो भी आकृति है ना, सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। कोई सी भी आकृति है आपके पास, अगर आप सभी भुजाओं को जोड़ देते हो तो वो उसका परिमाप कहलाता है। कुल मिलाकर के बात यह है कि जहां से आप चलना स्टार्ट करते हो घूम फिर करके वहीं पे आना परिमाप कहलाता है। तो इसका परिमाप क्या होता है सर? 3 इंटू भुजा या 3a। क्लियर है आपके पास? परिमाप क्या होता है सर? 3 इंटू भुजा, क्योंकि आप पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा को जोड़ लीजिएगा। अर्ध परिमाप में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, कुछ नहीं करना, आपको 2 का भाग देना है। इसके अलावा अगर हम ऊंचाई की बात करें, किसकी बात करें? इसकी ऊंचाई। सर ये हमारे पास ऊंचाई ये निकलती कैसे है? अगर आप इसको निकालना चाहे तो देखिए, ये कंप्लीट आपके पास है, ए है तो ये आपके पास है a/2 हो जाएगा, यहां से लेकर के और यहां तक। अब कहने का मतलब ये है कि सर अगर मान लीजिए आपको इसका मान निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपके पास? सर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है आपके पास? आधार स्क्वायर। एक बार हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सर, अगर हमको h का मान निकालना तो अंडर रूट का हम लगाएंगे निशान। इसका स्क्वायर करिए आप, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास है? ए स्क्वायर और बट्टे में 4 और माइनस का कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 4 और ये, तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास ये हो जाएगा 3a स्क्वायर और बट्टे में कितना आएगा? 4। तो इसमें से बाहर कितना आएगा आपके पास?
देखिए ये कर्ण है, तो पहले इसको लिखना था, हमने गलती से इसको लिख दिया है पहले। यानी कि रूल के हिसाब से क्या है कि सर पहले बड़ी भुजा पहले आती है, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे कितना आएगा आपके पास, 4 आएगा। तो ये आपके पास आ गया। अब ये अंडर रूट लगा हुआ है इनके ऊपर, तो जैसे ही हम बाहर निकालेंगे तो ए स्क्वायर में से तो ए बाहर आता है, अंडर रूट 3 आपका ऐसे कैसे ही आ जाएगा, और 4 में से बाहर कितना आता है आपके पास है, 2 आता है। यानी हम ये कह सकते हैं सर अंडर रूट 3/2 इंटू भुजा। तो आप बताइएगा ऊंचाई है कि नहीं है, सर अंडर रूट 3/2 इंटू भुजा है। आपसे एग्जामिनर काफी बार सीधे ऊंचाई पूछ लेता है, इसकी भुजा देकर के ऊंचाई पूछ लेता है, तो आप इसको रट्टा जरूर मारिए कि ऊंचाई क्या होती है आपके पास। सर ऊंचाई का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3/2 इंटू भुजा। अगर मान लीजिए आपको यहाँ से भुजा का मान निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इसको इधर ले आइए। जैसे मान लीजिए आपको इसमें किसका मान निकालना है, सर आपको भुजा का मान निकालना है, तो भुजा क्या हो जाएगी सर, जो ऊंचाई है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास है 2/√3, और इसको गुणा किससे करोगे, ऊंचाई से। ये भी ध्यान रखना कि भुजा कैसे निकालोगे सर, 2/3 2/√3 इंटू ऊंचाई। अब हम बात करते हैं इसके एरिया की, इसके क्षेत्रफल की कैसे निकाला जाता है। तो आप सब जानते होंगे कि इसका एरिया क्या होता है, अंडर रूट 3/4 भुजा उसका है। तो ये आपके पास है एरिया हो गया। क्या हो गया आपके पास है सर, अगर हमको समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना है तो अंडर रूट 3/4 भुजा उसका हम यूज करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको एरिया की जगह मान लीजिए भुजा नहीं दे रखी है, सीधी हाइट दे रखी है, तो हम क्या करते हैं सर, सीधे हाइट का स्क्वायर/√3 भी लगा देते हैं। या फिर एक काम करिए, हाइट से पहले भुजा निकालिए, हाइट से भुजा निकालिए, फिर अंडर रूट 3/4 भुजा स्क्वायर लगा दीजिए। लेकिन हम दोनों को याद करेंगे कि क्षेत्रफल कैसे अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, या फिर सर हाइट का स्क्वायर/√3 होता है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो मैंने यहाँ पर समझाया है। सभी पॉइंट आपके लिए अनिवार्य है समझना, क्योंकि फिक्स लाइनें मैंने आपको समझाई है। चलिएगा, इसके अलावा हम बात करते हैं सर, इसको थोड़ा हम मॉडिफाई कर लेते हैं क्वेश्चन को ही। जैसे यदि P1 P2 तथा P3 एक समबाहु त्रिभुज के अंदर स्थित एक बिंदु से उसकी भुजाओं पर खींचे गए लंबों की लंबाई है। यानी हम ये कह सकते हैं सर, ये यहाँ से P1 है, ये P2 है, ये P3 है। ऐसा ही हमारा क्वेश्चन है। अगर हम देखें ना इनको, ये P1 P2 P3, अगर हम इन सबको जोड़ देते हैं तीनों को, तो जैसे ही आप तीनों को जोड़ोगे तो ये हाइट के बराबर हो जाते हैं। क्या कहा मैंने सर, अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं ना, तो ये हमारे पास हाइट के बराबर हो जाता है। यानी हाइट क्या होती है, P1 P2 P3। या फिर हाइट बराबर क्या होता है सर, देखिए ये तो हमने बीच में क्यों लिखा हुआ है, देखो ये हाइट का फॉर्मूला होता है। यानी कि आप ये कह सकते हो P1 P2 P3 का मान होता है अंडर रूट 3/2 या फिर हाइट के बराबर। क्योंकि आपको पता है ये हाइट का ही तो फॉर्मूला अभी तो मैंने लिखा है। ये हाइट है आपके भुजा के फॉर्मेट में, किसके फॉर्मेट में आपके पास, भुजा के फॉर्मेट में। ठीक है, यानी सर अब आगे हम यहाँ से अगर चाहे तो भुजा का मान निकालना चाहें तो क्रॉस गुणा करके 2/√3, और ये हो गया। ये कोई आपको समस्या यहाँ तक नहीं आएगी। मेन बात जो इंपॉर्टेंट है आपके पास में वो ये है, क्या है सर, समबाहु त्रिभुज का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो थोड़ी देर पहले क्या कहा था सर, हाइट का स्क्वायर/√3 सीधे लगा दो आप। अब यहाँ पर हाइट क्या है सर, ये पूरी हाइट ही होती है। P1 P2 P3 को अगर हम जोड़ देते हैं तो हाइट आती है। या तो आप ऐसे समझ लो कि सर तीनों लंबों को जोड़ के उसका स्क्वायर/√3 सीधा है, या फिर हाइट का स्क्वायर/√3। आप देख लीजिएगा सर, हाइट का स्क्वायर/√3, और हाइट का मान क्या होता है सर, हाइट का मान होता है P1 P2 P3। क्लियर है आपके पास। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये आप समझ पाए होंगे कि समबाहु त्रिभुज का एरिया, अगर मान लीजिए आपको तीनों लंब दे रखे हैं तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ के उनका स्क्वायर करके अंडर रूट 3 लगाएंगे। जैसे आप इस क्वेश्चन पे आ जाइएगा। क्वेश्चन क्या है आपके पास सर, हमारे पास है देखिए एक समबाहु त्रिभुज के आंतरिक बिंदु से इसकी तीनों भुजा पर 3 लंब खींचे गए, जिनकी लंबाई क्रम से ये रही, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो आपको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे आएगा आपके पास सर, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हाइट का स्क्वायर और बटे अंडर रूट 3 होता है। ठीक है, तो हाइट क्या है आपके पास सर, हाइट की अगर हम बात करें तो इन तीनों को आपको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़िए, 12 और 14 कितना हो जाएगा आपके पास सर, ये हो जाएगा आपके पास 26। 26 और 11 कितना हो जाएगा 37। तो 37 तो ये हो गया यार, पॉइंट पॉइंट वाली संख्या जोड़ दो, 0.7 0.8 0.15 0.20। 0.20 का मतलब हो गया आपके पास है 2, एक तरीके से पॉइंट आ गया ना। तो सर 37 और 2 कितना हो गया आपके पास 39। तो ये हो गया आपके पास 39 का स्क्वायर और बटे अंडर रूट 3।
अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये 39 कहाँ से आया है, तो इसको आप जोड़ लीजिएगा, आराम से आपको पता चल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। सर ये हमारे पास 39 इंटू 39 हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा, √3। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऊपर नीचे √3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये √3 को √3 से गुणा करते ही 3 बन जाएगा, 3 से कितनी बार कट जाएगा, आपके पास है 13 बार। तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखिए √3 तो पीछे आएगा आपके पास है। सर 13 नंबर कितना होता है, 117, हासिल की 11 लग जाएगी, 13 3 39, 39 और 11 कितना होता है आपके पास है, टोटल 50 हो जाएगा। बताइए किस ऑप्शन में आपके पास है, सर हमारे पास है ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसलिए हमने 10 क्वेश्चनों की सीरीज चलाई है, ताकि हम क्वेश्चन को आराम से एक्सप्लेन कर सके। और आपको पता है कि मैं भी रेलवे में जॉब करता हूं, तो इतना टाइम भी मुझे नहीं मिल पाता है कि मैं पर डे के आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करवा सकूं या 25 करवा सकूं। तो मैंने मेरी सुविधा के हिसाब से 10 क्वेश्चन रोज सॉल्व करवाने के लिए सोचा है कि ये क्वेश्चंस आपको डेली मिलते रहें, ताकि आप अपडेटेड भी रहो और अच्छी तरीके से क्लासें भी पढ़ पाओ। ठीक है भाई, अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। अगर वो समझ में आ गया तो आइएगा हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे विकर्णों की संख्या दे रखी है, रैन का मान पूछा है। तो आपको ये पता जरूर होना चाहिए अगर आप मैथ पढ़ रहे हो कि सर समबहुभुज में जो विकर्णों की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है आपके पास है n कोष्टक n-3 और अपॉन होता है आपके पास है 2। ये समबहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है। इसमें n आपके पास भुजाओं की संख्या होती है, ये दोनों ही बार n है, कहीं ये आपको x नहीं दिखे, क्योंकि मेरा n और x एक जैसा ही होता है। ये है n-3/2। अगर हम क्या करेंगे कि इसका मान हमको दिया है, इसका मान कितना दिया सर, इसका मान है इसने 665 दिया है। अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये गलती से n² बन जाएगा आपके पास है। तो हमको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में n² नहीं बनाना है, तो n² - 3n बनेगा, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिर हमको क्या करना है, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना सर, इसमें क्या किया है कि विकर्णों की संख्या का मान दे दिया और इस n का मान पूछा है। अगर n का मान दे के विकर्ण पूछता तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता। तो फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना सर, आपको ऑप्शन से रख के देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कि किस में यूनिट डिजिट मैच कर लेना, बस ये 5 आ जाना चाहिए। अगर सर हम इसमें ए ऑप्शन से रख देते हैं 40, तो 40 यहाँ रखते हैं तो 2 का भाग देंगे तो 20 आएगा। भाई 20 तो आएगा ही आएगा, 20 में 0 आती है और इसमें 0 नहीं है, इसका मतलब सर ये 0 वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। मान लीजिए हमने 35 रख दिया सर यहाँ 35 रख देंगे, ठीक है हमने 35 रख दिया और गुणा का निशान। 35 में से आप 3 घटाओ, कितना आएगा आपके पास 32, और जैसे ही 2 से काटोगे ये 16। सर 16 पिन जो 80 फिर से 0 बना रहा लास्ट में, जो कि आपको 5 बनना चाहिए। इसका मतलब सर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास है ये ऑप्शन भी गलत है। अगर हम बात करें डी ऑप्शन की, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, तो सर ये हमारे पास 38 हो जाएगा। 38 में से जैसे ही आप 3 घटाओ, कितना आएगा आपके पास 35, और बट्टे में कितना 2, कितनी बार कट जाएगा आपके पास सर 19 बार, सॉरी। और बिल्कुल सर लास्ट डिजिट मैच हो गया, यानी कि 9 को इससे गुणा करोगे तो 5, ये 600 और कितना आ रहा है 65 आ रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं हमारा आंसर ये आएगा। तो ये आपको थोड़ी सी टेक्निक आनी चाहिए कि ऑप्शन से भी हम कैसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर जाइएगा। ये है आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन आपके पास है, लोहे की एक गेंद की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर है, इससे पिघलाकर 3 छोटी गेंदें बनाई गई है। यदि 2 छोटी गेंदों की त्रिज्या इतनी और इतनी है, तो तीसरी गेंद की त्रिज्या नहीं, आपसे तीसरी जो गेंद है उसका व्यास, उसका डायमीटर आपसे पूछा है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप पिघला करके कोई दूसरी आकृति बनाओगे किसी भी आकृति से, तो पिघलाने का मतलब यह है कि उसका हमको वॉल्यूम निकालना, उसका हमको आयतन निकालना है, और उनके आयतन बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे, जैसे ये जो क्वेश्चन आपसे कहना चाहता है ना, ये क्वेश्चन ये कह रहा है एक गेंद की त्रिज्या है आपके पास, ये कोई एक बड़ी गेंद है, इससे आप पिघलाओगे, तो पिघलाओगे तो आपके पास 3 गेंद बनेगी, फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। कितनी गेंद बन गई आपके पास है, 3 गेंद बन गई। तो इसका जो आयतन होगा वो इन तीनों के आयतन के योग के क्या हो गया आपके पास है, बराबर होगा। तो इस तरीके से तो हमने ये समझ लिया कि ये क्वेश्चन हमसे ये कहना चाहता है।
कि इस गोले को आप पिघलाइएगा, आपके पास 3 गोले बनेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। इससे पहले वाले गोले की त्रिज्या आपको दे रखी है कि इसकी 1.5 है आपके पास, इसकी भी आपको दे रखी है 0.75 है, इसकी भी दे रखी है कि 0.1 है। तो इसकी पूछिए आपसे, एक की पूछिए किच्छी की, ऐसे मान सकते हो ये 0.75 ये एक है, इसकी पूछिए। कहने का मतलब यह है कि आप समझ गए होंगे कि किसी एक का त्रिज्या हम निकाल लेंगे, त्रिज्या का डबल क्या होता है, व्यास होता है। तो मैं आपको बेसिक तरीके से न समझा करके एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने अगर मुझसे ऊंचाई और दूरी पढ़ा होगा, तो मैं वहां पर कुछ चीजें आपको रटने की सजा वो देता हूँ सलाह कि आप यहाँ से रट लीजिए। या फिर आपने और टीचरों से या मुझसे भी अगर थोड़ी ट्रिकोनोमेट्री पढ़ी है, तो उससे मैं आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट भी याद करवाता हूँ। उसी तरीके से आपको इसमें एक ट्रिपलेट याद करनी है। क्या है आपके पास है सर, ये है हमारे पास है 2, ये है आपके पास है 2 से 3 से करिए शुरुआत, 3, 4, 5 और ये हो जाएगा आपके पास है 6। क्या है इसका अर्थ, मैं आपको बाकायदा समझाऊंगा। ये है आपके पास है 8, 6, वो सॉरी 1, 6, 8 और बराबर हो जाएगा आपके पास है 9। इसका मतलब ये है आपके पास है ये चीजें आपको रटने की। अगर मान लीजिए सर हमने एक ऐसा गोला पिघलाया जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या 6, जिसकी त्रिज्या कितनी है 6, तो बाकी जो है ना आपके पास उनकी त्रिज्या इतनी आएगी, 5, 4 और 3 आएगी। अगर किसी की त्रिज्या 9 है तो जब आप वापस से इनको पिघलाओगे तो इस फॉर्मेट में आएंगे ये। नहीं बेटा आपको कोई समझ, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप एक काम करिए, 3 का क्यूब करिए तो आप कितना कहोगे, 27 होता है सर। 4 का क्यूब कितना होता है आपके पास है, 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है आपके पास है, 125 होता है। आप इनको ऐड कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 16। हासिल की 1 लग जाएगी आपके पास है। ये 8, 2, 10 और 1, 11। हासिल की 1 तो 216 हुआ कि नहीं हुआ। आप ये बताइएगा, आपने इसका क्यूब किया, इसका क्यूब किया, इसका क्यूब किया, तो इनका क्यूब, इनका जो क्यूब है आपके पास में वो किसके क्यूब के बराबर है, 216 आया ना आपके पास है सर, ये हमारे पास है 6 के क्यूब के बराबर है। इसी तरीके से अगर आप 1 का क्यूब करते हो, इसका क्यूब करते हो और इसका क्यूब करते हो, तो ये 9 के क्यूब के क्या आएगा आपके पास है, बराबर आएगा। क्या आएगा आपके पास, बराबर आएगा। अब यहां से हम अलग अलग ट्रिपलेट बना सकते हैं, जैसे हम उसमें नहीं बनाते थे क्या, कैसे, जब आपने ट्रिपलेट पढ़ी थी तो सर 3, 4, 5 था, तो सर हम 2 से इसको गुणा कर देते तो 6, 8, 10 हो जाता है। सर अगर हम इसको 3 से गुणा कर देते तो 9, 12, 15 हो जाता है। ऐसे ट्रिपलेट आप अच्छी तरीके से बनाना जानते हो। बस आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो आपको इतना सा ध्यान रखना, 3, 4, 5 बराबर 6, 1, 6, 8 बराबर 9। अब मैं आपसे क्वेश्चन ये कह देता हूं कि ये जो बड़ा वाला व्रत है ना, इसकी त्रिज्या कितनी है आपके पास है, इसकी त्रिज्या आपके पास है 6, और इनमें से एक की त्रिज्या कितनी है आपके पास सर, एक की 3 है, और दूसरे कितनी आपके पास है, 5 है। तो आप बताइए तीसरे कितनी है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको सोल्व करो, और एक तरीका ये है कि आप सीधे बता दो कि सर ये 4 है, बस वही आंसर है आपके पास, वही क्या है, आंसर है। चलिए ठीक है। अब मैं ये कह देता हूँ कि ये जो पहला है ना, इसकी त्रिज्या कितनी है आपके पास सर, इसकी त्रिज्या आपके पास 12 है। मैंने कितनी लिख दी, 12 लिख दी, ठीक है। और इसकी त्रिज्या कितनी है आपके पास, देखिए एक बार फिर से हम क्वेश्चन बना लेते हैं। सर इस पे जो बड़ा वाला है ना, इसकी हमारे पास 12 है, और दूसरे वाले कितनी, एक की 6 है और एक की 8 है, और हमसे ये पूछा कि इसकी त्रिज्या बताओ, इसकी त्रिज्या कितनी आएगी। तो आप ये देखोगे कि ये 12 है ना आपके पास, तो 12 कहाँ से आया सर, इस 6 को आपने 2 से गुणा किया है जब 12 बनाए। देखो अगर हम इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 से इसको गुणा करना पड़ेगा, इसको गुणा करना पड़ेगा, इससे भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहां पर हमने ये देखा सर, ये 3 भी आपके पास है 2 से गुणा हो रहा है, 4 भी आपका 8 से 2 से गुणा होकर 8 बना रहा है, तो कन्फर्म है कि ये 5 भी 2 से गुणा होकर 10 बनाएगा। हमने इसका यूज करके सीधे कह दिया कि इसकी त्रिज्या 10 होगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी, 10 होगी। चलिएगा, फिर हमारे पास है ये जो क्वेश्चन है, इसमें तो त्रिज्या आपके पास है 1.5 ही है, और ये तो फाइनल बड़े वाले की है, तो बड़ा वाला तो यहां पर है ना आपके पास। तो आप ये सोचिएगा कि 6 को हम 1.5 कैसे बना सकते हैं। 6 को अगर हमने 1.5 बना दिया तो बहुत इजी है कि आपका कुछ, क्योंकि गुणा कर सकते तो हम भाग भी तो दे सकते हैं। अगर हम गुणा करेंगे तो हम क्या भी देंगे, भाग भी देंगे। तो हम ये कह सकते हैं सर, अगर हम 6 में, अगर हम 6 में 4 का भाग दे देते हैं, तो देखिए ये हमारे पास से कितना हो जाएगा, 3, और ये 2, और इसका मतलब 1.5 होता है।
इसका मतलब कितना होता है, हमारे पास है 1.5 होता है। इसका मतलब सर कि हमने इसमें 4 का भाग देना, तो सब जगह 4 का भाग लगेगा, बस आंसर आ गया आपका। बस इतना सही काम करना है आपको। यानी पहली बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन आपको इस तरीके से समझना है कि इनको अच्छी तरीके से रटना है। फिर देखिए बड़े गोले की त्रिज्या 6 के साथ क्या छेड़ाछाड़ी की जा रही है। सर 6 में 4 का भाग देते ही 1.5 आ गया, तो 1.5 आ गया, तो आप ये देखिएगा बाकी सब में 4 का भाग दे लीजिए। सर इसमें 4 का भाग देंगे तो 0.75 आएगा बिल्कुल, इसमें 4 का भाग देंगे तो 1 आएगा बिल्कुल। यानी सर सिंपल सी बात ये है कि आपको करना क्या है, 5 में 4 का भाग देना है। कितना आएगा आपके पास, 1.25। तो 1.25 तो त्रिज्या है, वो तो व्यास पूछना चाहता है, तो इसकी डबल, यानी कि इसका डबल कितना हो जाएगा, 2.50। ये आपके पास हो जाएगा इसका व्यास या डायमीटर आप कह सकते हो। ये क्या हो जाएगा आपके पास सर, ये हो जाएगा हमारे पास में डायमीटर, ठीक है, व्यास हो जाएगा। बस तो आंसर आ गया आपके पास, डी ऑप्शन है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको क्वेश्चंस जो बनाने हैं वो इस तरीके से ही बनाने हैं। हमने क्वेश्चन को कैसे सरल किया, एक बार फिर से अगर आप समझना चाहें तो फिर से ये समझ लीजिएगा कि सर बड़े की त्रिज्या कितनी थी। सर हम तो इस क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि 6, 3, 4 और 5, इससे सरल करते हैं हम तो क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया है, इसकी जगह पर 1.5 दे दिया। तो आप ये बताइए इसको 1.5 कैसे बना सकते हो, इसको 1.5 कैसे बनाया जा सकता है। सर इसको 1.5 बनाया जा सकता है 4 से डिवाइड करके, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ अगर नहीं लगता है दिमाग तो आप इतना काम कर सकते हो। कैसे काम कर सकते हो कि जैसे ये 6 है ना, इसे 1.5 का भाग दे दो 6 में, 4 बार ही जाएगा। ये ऐसे भी पता कर सकते हो कि सर इसका भाग इसमें दे दो, देखो 6 का 1.5 का भाग इसमें दोगे तो कितनी बार, 4 बार। यानी सिंपल सी बात ये है कि सर हमको क्या करना है, इसमें 4 का भाग देना है, इसमें भी 4 का देना, तो इसमें भी 4 का देना, तो इसमें भी 4 का देना, तो इसमें भी 4 का देना है। तो तीनों त्रिज्याएं आ जाएगी आपके पास। पहली कितनी आ गई, 0.75, दूसरी कितनी आ गई, 1, और दूसरी कितनी आ गई आपके पास है 1.25। लेकिन ये दोनों तो मौजूद है क्वेश्चन में, ये मौजूद है, ये मौजूद है, ये मौजूद नहीं थी आपके पास, तो यही आंसर है। जबकि इसका हमको डबल करना था क्योंकि हमसे व्यास पूछा है, तो इसका व्यास हो जाएगा आपके पास है 2.5। अब समझ पाए होंगे मेरी बातों को आप। थोड़ा सा मैंने टाइम जरूर लिया, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि इनसे काफी जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके बन जाते हैं, ये पिघलाने वाले क्वेश्चंस, ठीक है भाई। आइएगा अगले क्वेश्चन को फिर आ जाइएगा। एक बड़े घनाकार पात्र की लंबाई, एक बड़े घनाकार पात्र की लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है, ऊंचाई 6 मीटर है। यानी घनाकार कोई पात्र है आपके पास है, ठीक है। 4 सेमी कोर वाली एक घनाकार वस्तु को पात्र के अंदर रखा जाता है, इसके अंदर रखा जाता है। पात्र के अंदर ऐसे कितने घन रखे जा सकते हैं कि जिनका कोई भी भाग बाहर न निकले। ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ये क्वेश्चन आपसे ये कहना चाहता है कि सर आपके पास है लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, ये आपके पास है घनाकार कोई एक पात्र है। ये क्या है सर, ये हमारे पास है घनाकार कोई, सॉरी इसको थोड़ा सा ठीक बना देते हैं। ये हमारे पास है घनाकार कोई पात्र है, ये क्या है हमारे पास है घनाकार कोई पात्र है। तो इसने ये कहा है आपसे कि इसकी जो लंबाई है 15 मीटर, ये मान लीजिए हम ये लंबाई मान लेते हैं। इस लंबाई के अकॉर्डिंग 4 मीटर कोर वाली एक घनाकार वस्तु रखनी है। यानी कि एक वस्तु आपको यहाँ रखनी है, एक आपको यहाँ रखनी है, एक आपको यहाँ रखनी है, और इसमें 3 ही आएगी केवल। इसमें कितनी आएगी आपके पास है, सिर्फ और सिर्फ 3 वस्तु आएगी। 3 वस्तुएं क्यों आएगी उसका रीजन देखिएगा आप। आपकी जो लंबाई है वो कितनी आपके पास है सर, 15 मीटर है, और 15 मीटर में आपको कोर कितने मीटर की रखनी है, 4 मीटर की। तो 15 मीटर में 4 मीटर की पूरी कोरें कितनी रखी जा सकती है सर, इसका भाग इसमें दे देंगे तो हम ये कह सकते हैं कि 3 कोर रखी जा सकती है, क्योंकि इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार। एक जो एक्स्ट्रा है वो कोर पूरी उसमें नहीं फिट होगी, तो हम ये कह सकते हैं सर, ये कह रखा है कि अंदर रखा जाता है, पात्र के अंदर ऐसे कितने घन रखे जा सकते हैं जिनका कोई भी भाग भार नहीं होना चाहिए। यानी लंबाई के अकॉर्डिंग कितने रख दिया आपने, 3। तो फिर चौड़ाई के अकॉर्डिंग रखिएगा आप एक बार। चौड़ाई कितनी आपके पास, 8 है। बताओ चौड़ाई के अकॉर्डिंग कितना रखोगे सर, चौड़ाई के अकॉर्डिंग हम 2 रखेंगे, ठीक है। बताओ ऊंचाई के अकॉर्डिंग कितनी रखोगे आप, सर ऊंचाई कितनी आपके पास है, 6।
कितने रखोगे आप? 1 रखोगे। अब करना कुछ नहीं है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 6। तो पूरे पूरे आप 6 रख सकते हो, जो कि इस ऑप्शन में, बस ऐसे करना है। ऐसे क्वेश्चन हो, ठीक है भाई। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे फिर से आ जाइएगा। ये रहा, ये इजी से क्वेश्चन है आपके पास है, एलसीएम एचसीएफ के। तो लेकिन इस बात को आप ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं एग्जाम में। क्या क्वेश्चन है? दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक इतना, लघुत्तम समवर्तक इतना, इनमें से एक संख्या इतनी है, इन संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर आपसे पूछा है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस फॉर्मूले के आधारित हर एग्जाम में हर साल लगभग लगभग 80% शिफ्टों में ये आता है। क्या फॉर्मूला है आपके पास? सर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, इनका अगर हम गुणनफल करते हैं ना, तो वो हमारे पास आता है एच सी एफ इंटू एलसीएम के गुणनफल के बराबर। यानी प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर क्या होता है? में से इंटू ले से होता है। बराबर क्या होता है? में से इंटू ले से होता है। इसमें पहली संख्या कितनी है? सर इनमें से पहली संख्या आपके पास है 126 है। दूसरी संख्या हमसे पूछिए, हम एक्स मान लेते हैं, बराबर का निशान। एच सी एफ कितना आपके पास? 18 है। और एलसीएम कितना आपके पास है? सर हमारे पास है 1500 और कितना है? 12 है। कोई बात नहीं, ठीक है। 18 से आप इसको काट दीजिए, कितनी बार कट जाएगा? 7 बार। 7 से काट दीजिएगा इसको, सर 7 दूनी का 14 आपके पास है, 7 एकम 7 बच जाएगा, इतनी बार 216 बार। यानी हम ये कह सकते हैं कि x का जो मान आया वो हमारे पास है 216 आया है। क्या आपसे इसने दूसरी संख्या पूछी है? तो काफ़ी स्टूडेंट बहुत स्पीड में, अरे सर हमारा आंसर आ गया। इसने आपसे दूसरी संख्या नहीं पूछी है, बल्कि इसने आपसे ये पूछा कि आपको ये बताना उनका धनात्मक डिफरेंस कितना है। धनात्मक क्या पूछा है आपसे? अंतर। और धनात्मक अंतर कैसे निकालेंगे? सर सिंपल सी बात है, 216 में से 126 घटा दीजिए आप। धनात्मक अंतर इसे की तो कहते हैं, 216 में से कितना घटाओगे आप? 126। ये कितना है? 0, ये 90। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। चलिएगा, इजी था, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। एक और क्वेश्चन ये रहा आपके पास है। क्या क्वेश्चन है? दो संख्याओं का दो संख्याओं का योगफल आपके पास है 54 है, उनका लघुत्तम समवर्तक यानी कि एलसीएम 195 है। तो आपको ये बताना है कि भाई दोनों संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। पहली बात तो आपको ये बात अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि ये जो एलसीएम होता है, ये जो एलसीएम होता है, इस एलसीएम के अंदर क्या क्या होता है? सर इस एलसीएम के अंदर जितनी भी संख्याएं रहती है ना, जिनका यह निकाला जाता है, वो सारी संख्या मौजूद रहती है। पहली बात तो जैसे आपका ये 3 संख्याओं का है, तो तीनों संख्या इसके अंदर मौजूद रहेगी। यानी कि इसमें पहला पॉइंट तो ये कि सभी संख्याएं इसमें अवेलेबल रहती है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सर इसमें इसका HCF भी होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर ये इस एलसीएम के अंदर HCF भी रहता है, यानी HCF का भाग भी इसमें जाता है, और जितनी भी संख्याओं का लिया है उसका भाग भी इसमें जाता है। मतलब एलसीएम एक ऐसा होता है जिस एलसीएम में HCF का तो जाता ही जाता है, इसके अलावा इनकी संख्याओं का भी जाना है, ये तो कॉमन सी बात है। ठीक है, तो ठीक है, फिर इसने ये कहा है कि सर दो संख्याओं का योगफल 54 है, तो योगफल तो आप ढूंढिए मत, सबका ही 54 है। किसी का भी ऐसा नहीं है एग्जामिनर सीधे आपको आंसर दे देगा। बल्कि सर उनका एलसीएम है ना आपके पास, वो एलसीएम कितना आपके पास है? 195। तो मुझे आप ये बताइए, एलसीएम अगर 195 है तो इसमें तो दोनों संख्याओं को भाग जाना चाहिए ना एलसीएम में। तो इसमें दोनों संख्याओं को भाग जाना चाहिए। तो आप ये बताइएगा, क्या 32 का भाग जाएगा? इसमें नहीं जाएगा सर, इसका लास्ट का यूनिट का अंक 2 है, इसका 5 है, तो इसका भाग तो वैसे नहीं जाएगा। ये गलत है आंसर। आप बताइए, क्या 44 से ये कट सकता है? 195 नहीं कटेगा, क्योंकि 4 को कभी 5 हम बना ही नहीं सकते। मतलब सर ये भी आंसर हमारा गलत है। अब इन दोनों में से आपको चेक करना है। इन दोनों में से अगर हम चेक करें तो सर देखिएगा, 17 का भाग दे के देख लीजिए, 17 एकम 17, कितना बच जाएगा? 2। इसका भाग नहीं जा रहा सर, ये ऑप्शन गलत है, तो फिर यही राइट है।
इस तरीके से 15 का भाग बिल्कुल जाएगा, देखिए 15 एकम 15 एक बार, और फिर कितनी बच जाएगा, 13 बार जाएगा 15 का भाग। इसका भाग आप और दे के देख लीजिएगा, इसका भाग कितनी बार जा रहा है सर, इसका भाग हमारे पास 7 बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को बनाना था, थोड़ा सा दिमाग लगा करके। दिमाग क्या लगाना था कि सर ये जो एलसीएम आपके पास मौजूद है ना, इसमें उन संख्याओं का तो भाग जाना जरूरी है जिनका ये है, लेकिन इसके अलावा इनका एचसीएफ का भाग भी इसमें 100% जाता है। ठीक है भाई, चलिएगा। तो फिर एक और क्वेश्चन ले लीजिए। यदि दो संख्याओं का अनुपात इतना है और उनका महत्तम समवर्तक इस बार एचसीएफ दिया 32 है, तो उनका लघुत्तम समवर्तक क्या होगा? मुझे आप थोड़ा सा दिमाग से बताइए, क्या मैंने अभी नहीं कहा है कि ये जो एलसीएम होता है ये एचसीएफ से विभाजित होता है? एचसीएफ से क्या होगा, ये विभाज्य, ये फिक्स होता है। और दूसरी बात सर, ये अपनी संख्याओं से, और क्या होता है सर, ये अपनी संख्याओं से, अपनी संख्याओं से विभाज्य होता है। इसमें तो नो डाउट आपको। सर ये जो एलसीएम होता है ये एचसीएफ से विभाजित होता है और खुद अपनी संख्याओं से भी विभाजित होता है। तो आप ये देखिएगा, आपको एचसीएफ कितना दिया है, 32, मतलब 32 का भाग जाना चाहिए ऑप्शन में। क्या आप ये बताइए, 32 में 2 मौजूद है, 32 को हम 16 इंटू 2 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल सर, हम इसको 16 इंटू कितना लिख सकते हैं, 2। और 2 के भाजकता का नियम तो आप जानते हो, बहुत ईजी होता है, अगर लास्ट के अंक में भाग चला गया तो पूरी संख्या में भाग चला जाता है। आप बताइए, क्या इसमें भाग जाएगा? नहीं। क्या इसमें भाग जाएगा? नहीं। क्या इसमें जाएगा? नहीं। तो बस सी ऑप्शन आएगा आपके पास। देखो कितना ईजी होता है ये एचसीएफ और एलसीएम वाले क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आप दिमाग का यूज करिएगा। आइएगा, अब हम चलते हैं, एक और पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन को समझिएगा। अनमोल और आयुषी ने मिलकर एक व्यवसाय में 46,600 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में 7500 रुपये के कुल लाभ में से अनमोल का हिस्सा 2700 रुपये था। अनमोल का निवेश कितना था, ये हमारे पास है। पहली बात तो आप इसमें एक फॉर्मूला याद जरूर रखिएगा कि सर जो लाभ निकालते हैं ना, वो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? सर लाभ का फॉर्मूला होता है हमारे पास है समय इंटू निवेश। समय इंटू क्या होता है, निवेश कह दीजिए या पूंजी कह दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, समय इंटू क्या होता है, निवेश। अगर आपको निवेश का मान चाहिए तो इसको इसके बट्टे में ले आइए, यानी सर ये हो जाएगा हमारे पास में प्रॉफिट अपॉन टाइम, और बराबर क्या हो जाएगा आपके पास सर, इससे हमारे पास निवेश का रेशियो आ जाएगा। निवेश का रेशियो कैसे आएगा, लाभ बटे समय से, लाभ बटे समय से। लेकिन आप ये देखिए वर्ष के अंत में, सर वर्ष के अंत का मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि एक साल यहाँ लिखेंगे तो एक साल से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि इसमें लाभ का अनुपात ही आपके पास है निवेश का अनुपात कहलाएगा। लाभ का अनुपात ही निवेश का अनुपात आपका कहलाएगा। ठीक है, तो सर जो टोटल लाभ था ना आपके पास, वो टोटल लाभ कितना था सर? टोटल लाभ हमारे पास 7500 है। टोटल लाभ कितना, 7500। 7500 में से अनमोल का हिस्सा कितना है सर? अनमोल का हिस्सा है आपके पास है 2700 रुपये। ठीक है, आप 2 जीरो से 2 जीरो काटिएगा, 3 से काटिएगा ये 9 बार, 3 से काटिएगा ये कितनी बार, 25 बार, 25-75 होता है। यानी हम ये कह सकते हैं सर 9/25 आएगा। अब मुझे आप ये बताइए, एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं ना, राशि बट्टे यूनिट, और जिसका मान निकालते हैं उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, यूज करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है सर, हमारे पास है टोटल निवेश दिया हुआ है, और टोटल निवेश का मान कितना है हमारे पास है 46,600 है। तो टोटल निवेश है तो क्या नीचे निवेश की यूनिट नहीं आएगी? और आप ये बताइए, निवेश की यूनिट लाभ की यूनिट ही निवेश की यूनिट कहलाएगी, और टोटल लाभ आपके पास है यहाँ पर दिख रहा है, यानी सर निवेश बट्टे निवेश। तो ये है तो 25 टोटल लाभ, लेकिन समय समान होने के कारण ये निवेश का रेशियो भी कहलाएगा। तो 25 का मान इतना है, तो आपसे 9 का मान पूछा है, कितना होगा? आप ये बताइए, 2 जीरो का मतलब कितना होता है, 100 होता है। तो 25 से अगर हम इसे काटते हैं तो कितनी बार कटेगा, 4 बार। कितनी बार कटेगा, 4 बार। अब हम इसका लास्ट का अंक मैच कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट का अंक मैच कैसे करोगे सर, 6 इंटू 4 इंटू 9 कर दीजिए आप। 9 चौको ये कितना हो जाएगा आपके पास है 24। 24 इंटू 9 करोगे सर 36, यानी 6 हो रहा है।
6 किस ऑप्शन में सर? सिर्फ और सिर्फ इसी में है, आपको कंप्लीट इसमें मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा। लास्ट डिजिट कैसे चेक किया? कुछ नहीं करना, 6 इंटू 4 कर दीजिए, कितना? 24, 24 में से कितना आ जाएगा? 6, 36, 36 का कितना हो गया आपके पास है? 6। ऐसे आपको लास्ट डिजिट क्या करना है? चेक करना है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आइएगा, ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके पास, हर एग्जाम में लगभग लगभग पूछा जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप मिस नहीं कर सकते। क्या क्वेश्चन है आपके पास? सर 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 4,000 रुपये पर साधारण ब्याज आपको पता करना है, कितना होगा? सबसे पहले आपका काम ये है कि आपको ये देखना है कि 2024 कौन सी साल है, यानी कि साल हमारे पास दो होती है, एक होती है लीप वर्ष और एक होती है साधारण वर्ष। अगर हम ये बात करें तो सर लीप वर्ष को चेक करने के लिए पे का भाग देना पड़ता है, ये रहा। आप ये बताइएगा 4 का भाग 24 में जा रहा है, इसका मतलब ये है कि सर ये जो साल है ना आपके पास, ये कौन सी साल है हमारे पास? है सर ये हमारे पास है लीप साल है, ये हमारे पास है लीप वर्ष है। अब आपको याद कैसे रखना है? आप देखिए लीप लिखते हो तो 4 लिखा हुआ ऑलरेडी इसमें, इसका मतलब ये है सर अगर 4 का भाग चला गया तो लीप वर्ष है, अन्यथा साधारण वर्ष है। अब लीप वर्ष की मैं आपको कहानी समझाता हूँ थोड़ी सी। सर लीप वर्ष में पहली बात तो 366 दिन होते हैं, ठीक है। एक बात ये कि सर जो फरवरी होती है ना, वो फरवरी कितने की होती है आपके पास है? सर इसको यहाँ लिखो। चलिए एक बात ये कि सर हमारे पास है जो फरवरी होती है ना, वो हमारे पास इसमें 29 दिन की होती है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपके इनके क्वेश्चनों को सरल करना है तो इसमें जो समय की जो सीरीज चलती है ना, वो ये चलती है, या तो आपके पास आएंगे 61 दिन, दिनों की संख्या जो आएगी आपके पास या तो 61 दिन आएगी, या फिर जो दिनों की संख्या आएगी वो आएगी आपके पास है 122 दिन, या फिर जो आपके पास है दिनों की संख्या आएगी वो आएगी आपके पास है 183। बस ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी सर इसमें दिनों की संख्या 61 आती है, 122 आती है, 183 आती है, जिनको आप सीधे रट सकते हो। क्या कारण है कि दिनों की संख्या यही आती है? उसका कारण ये है कि सर अगर मान लीजिए हम 61 में 360 का 366 का भाग दे देते हैं तो इससे ये 6 बार कट जाएगा, तो ये 1/6 हो जाता है। ये क्या हो जाता है? 1/6 हो जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर। अब आप ये कहोगे सर कैसे हम पता लगाएंगे कि 61 दिन है या 122 दिन है? आप इसमें आइडिया लगा लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि समय 2 महीने के एवरेज में है तो आप इतना करिए। अगर आपको लग रहा है कि समय 4 महीने के एवरेज में तो आप ऐसे सोल्व करिए। अगर आपको लग रहा है कि समय 6 महीने के एवरेज में तो आप इसे लिख सकते हो और बिल्कुल आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। हाँ अगर यहीं पर आपके पास है ये 2000 कितना होता है आपके पास है? सर 2023 होता, तो हम ये कह सकते हैं सर 4 का भाग नहीं जाता। तो ये आपके पास एक साधारण वर्ष है, ये क्या है आपके पास है? साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष में क्या होता है सर? जो दिनों की संख्या होती है ना वो 365 होती है। और फरवरी की अगर बात करें तो सर फरवरी की अगर हम बात करेंगे तो आपको अच्छे से पता है कि 28 दिन की है। क्या है आपके पास? 28 दिन की है। अगर हम इसमें सीरीज की बात करें, किसमें सर? अगर हम इसमें बात करें तो इसमें कौन सी सीरीज चलती है? इसमें चलता है सर 73 दिन। या तो दिनों की संख्या आपके पास 73 आएगी, या फिर जो दिनों की संख्या आएगी वो इसको डबल कर दीजिए। डबल करोगे तो कितना हो जाएगा सर? हमारे पास हो जाएगा 146। या फिर दिनों की संख्या कितनी आएगी आपके पास सर? या फिर दिनों की संख्या आएगी आपके पास है इतनी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। साधारण साल में दिन ऐसे चलते हैं, क्यों चलते हैं? क्योंकि सर ये जो 73 होता है ना, ये 365 जो होता है उसको कितनी बार काट देता है? 5 बार काट देता है। कितनी बार काट देता है आपके पास है? 5 बार काट देता है, इसलिए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है आपको लीप वर्ष में और साधारण वर्ष। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक और बात ध्यान रखिए, जिस दिन आप ब्याज दोगे, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन ये है कि 19 फरवरी से 20 अप्रैल तक, तो 19 फरवरी का ब्याज लगेगा लेकिन 20 अप्रैल का ब्याज नहीं लगेगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप सीधे ही कर लीजिए, आपको पता है फरवरी मार्च और अप्रैल 2 महीने के एवरेज ही हो रहे हैं आपके पास। तो इसमें लीप वर्ष दिनों की संख्या 61 आएगी, ये कन्फर्म है।
यानी कि अगर हम आईडीएस से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सर देखिएगा, मूलधन कितना दे रखा है आपको, सर मूलधन हमको दे रखा है कितना, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। मूलधन कितना दे रखा है हमको, 4000 दे रखा है। तो मूलधन की यूनिट कितनी होती है, पूरा 100% होती है सर। 100% का मान इतना है, तो आपको किसका मान निकालना, आपको निकालना है ब्याज का मान। ब्याज की यूनिट क्या होती है सर, दर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। दर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, समय से। और समय कितना है हमारे पास, सर समय हमारे पास है 61 दिन है। और 61 दिन को साल में चेंज करने के लिए 366 का हम भाग देते हैं। तो फिर 61 से कितनी बार कटेगा, 6 बार। 6 से 6 खत्म, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो इस तरीके से हमारे पास है फाइनली आंसर 40 आ गया। आंसर कितना आ गया आपके पास है सर, हमारे पास आंसर हो गया 40, जो कि डी ऑप्शन में देखने को मिले। लेकिन आप चाहते हो नहीं सर मैं तो दिनों की संख्या काउंट करूंगा, तो कर लीजिए। 19 फरवरी की अगर हम बात करें तो कैसे निकालना है, फरवरी ये तो कन्फर्म सर 29 की होगी, तो आपको 19 फरवरी लेनी है, तो इसमें से 18 घटाइए आप। तो हम ये कह सकते हैं सर फरवरी के तो 11 दिन, प्लस मार्च टोटल 31 का ही होता है। अप्रैल में 20 नहीं लेने, 19 दिन लेने हैं। आप इनको ऐड कर लीजिए, देखिए 61 हो रहा है कि नहीं हो रहा आपके पास, हो रहा है ना, बिल्कुल सर हमारे पास 61 हो रहा है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना है, मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि बिल्कुल आप समझ पाए होंगे। चलिए, तो आ जाइएगा आज के लास्ट क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामों में देखा गया है। एक क्वेश्चन ऐसा सरल ब्याज में बनता है, एक क्वेश्चन ऐसा चक्रवृद्धि ब्याज में भी बनता है। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। हमेशा ध्यान रखिए 3 गुना हो अगर कोई राशि हो रही है ना, तो 3 गुना में जो ब्याज है ना वो आपके पास में 2 ही गुना है। 1 गुना तो मूलधन है, ये रट्टा मार लो आप। तो आपसे ये पूछा कि वह राशि 4 गुना कब हो जाएगी, 4 गुना में ब्याज कितना आपके पास है सर, हमारे पास है 3 गुना है। ये बात ध्यान रखना, 1 गुना हमेशा परमानेंटली कम करना है। अब क्वेश्चन को कैसे जमाना है कि सर 2 गुना राशि कितने साल में हो रही है, 8 साल में। यानी 2 गुना ब्याज कब मिल रहा है आपको, 8 साल में। आपको कितना ब्याज चाहिए, 3 गुना ब्याज चाहिए, तो 3 से गुना कर दीजिए। ये 4 बार कटेगा, तो इस तरीके से 12 साल आपका कंप्लीट आंसर आएगा, बी ऑप्शन। तो ये थी आपके पास आज की सीरीज अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट्स आप जरूर करिए। हाँ, अगर आप इसी तरीके से मुझसे कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाके उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जैसे ये जो पट्टी सी दिखाई दे रही है, इस पर सेम उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से एप्लीकेशन है। वहाँ आप जाइए, वहाँ रेलवे चैंपियंस 3.0 के नाम से एक बैच मिलेगा आपको, बहुत ही सुंदर तरीके से उसको डिजाइन कर रखा है। आप चाहे तो आने वाली एग्जामों के लिए उसे परचेज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोर्स 4 महीने 5 महीना पुराना कोर्स है, बिल्कुल अपडेटेड और नया कोर्स है वो। ठीक है, मैंने कहा ना 4 महीने 5 महीने को भूल जाइएगा, बिल्कुल अपडेटेड कोर्स आपको वहाँ अवेलेबल रहेगा। चलिएगा, आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में।